नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में किसानों से किया संवाद। अमित शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने पर दिया जोर। कहा, प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत। केरल में धान उगाने वाले किसान पर पड़ी दोहरी मार। पहले भारी बारिश से खेती हुई खराब, अब कोविड की वजह से नहीं मिल रहे हैं श्रमिक। इस मौसम में धान की खेती को जाना जाता है पंजा कृषि के नाम से। किसानों ने कहा, राज्य सरकार से नहीं मिल रही है कोई मदद। देश में मनाया जा रहा है पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। शनिवार को ही स्टार्टअप उद्यमियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग 4.0 तक हमारी जरूरतें और हमारी क्षमता दोनों ही असीमित है। और बिहार के जिलों में कृषि संयंत्र बैंक संचालन का जिम्मा सौंपा गया। जीविका दीदियों को कृषि कल्याण अभियान फेज 3 के अंतर्गत उन्हें 28 कृषि संयंत्र बैंक जिले में किए जाएंगे संचालित। कृषि संयंत्र बैंक से खासकर छोटे किसानों को मिलेगा लाभ। और खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के गांधीनगर में किसानों से वर्चुअल संवाद किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में अपनाना चाहिए ताकि किसान समृद्ध बने, समाज स्वस्थ हो और जमीन को भी खराब होने से बचाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर के मामले 50% बढ़ जाएंगे। गुजरात में किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50% किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। किसानों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और जहरीले तत्व भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा घातक स्थिति हरित क्रांति के बाद से खेती बाड़ी के तरीकों की समय समय पर समीक्षा नहीं होने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि खाद के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के उपयोग से प्राकृतिक कृषि ही मिट्टी की उत्पादकता बहाल करने का एकमात्र तरीका है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि 2 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक कृषि अपना ली है और पिछले 2 वर्ष के दौरान 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में खेतीबाड़ी के तरीकों में बदलाव किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी किसानों को संबोधित किया। गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 1000 से अधिक किसान वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और केरल में धान उगाने वाले किसान कोविड के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कोट्टायम में किसानों ने अपनी दूसरी धान की खेती शुरू की। इस मौसम में धान की खेती को पंजा कृषि के नाम से जाना जाता है। 1 महीने पहले वे बीज बोए थे, अब यह बढ़ रहा है। बीज को कृषि भवन से लाए थे। किसान कोविड की समस्या का भी लगातार सामना कर रहे हैं। कोविड अब कोट्टायम में भी फैल गया है। ग्रीन कारपेट की तरह उगने वाले पैडी फील्ड में अधिकांश धान के बीज क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ क्षेत्रों में जमीन में दरार पड़ गई है। किसानों ने कहा है कि कोविड के प्रसार की वजह से अब श्रमिक भी नहीं मिल रहे, जिसके कारण धान की खेत को साफ करना और मुश्किल होता जा रहा है। लगभग 1000 एकड़ में धान की खेती की गई थी, जो 120 दिनों के बाद लगभग तैयार हो गई और कटाई के करीब थी। कोट्टायम में रोजाना लगभग 1000 के ऊपर कोविड के केस दर्ज हो रहे हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, ऐसा किसानों को कहना है। किसानों ने यह भी बताया कि पिछले साल किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ा और खेती बाड़ी लगभग बर्बाद हो गई थी और अब कोविड की मार उन पर पड़ी है। 1 एकड़ की लागत लगभग 40,000 रुपए और कुल 1000 एकड़ में धान की अब तक कुल खेती की गई है। और देश में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। शनिवार को ही स्टार्टअप उद्यमियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए देश की स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताया और प्रधानमंत्री ने आधार स्तंभ बताया। और हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचे, इसलिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। देश में 60,000
से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हैं। इनमें से $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाले 42 यूनिकॉर्न हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही भविष्य की प्रौद्योगिकों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को सरकार की प्राथमिकता बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेनियल अपने परिवारों की समृद्धि और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता दोनों के आधार हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग 4.0 तक हमारी जरूरतें और हमारी क्षमता दोनों ही असीमित। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास पर निवेश आज सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य की संभावनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमारी आधी आबादी ही इंटरनेट का उपयोग कर रही है, इसीलिए इस क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं अपार हैं। उन्होंने स्टार्टअप से भी गांवों की ओर बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि चाहे वह मोबाइल इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या वास्तविक संपर्क, गांवों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र विस्तार की एक नई लहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब बात करेंगे बिहार की जीविका दीदियों के बारे में। जीविका दीदी को कृषि यंत्र बैंक संचालन की जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में दी गई है। बिहार के कई जिलों में कृषि संयंत्र बैंक संचालन का अब जिम्मा जो है वहां की जो जीविका दीदी हैं उनको सौंपा गया है। कृषि कल्याण अभियान फेज 3 के अंतर्गत उन्हें 28 कृषि संयंत्र बैंक जिले में संचालित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि उनको बैंक से जोड़ा जाएगा। अत्याधुनिक कृषि संयंत्र के लिए अब गरीब किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आने वाले दिनों में जो कृषि बैंक स्थापित किए जाएंगे वहीं से वो कृषि यंत्र ले सकते हैं। कृषि कल्याण अभियान के तहत जीविका दीदियों के माध्यम से जो कृषि संयंत्र बैंक है वो लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि संयंत्र बैंक से छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि छोटे किसान कृषि यंत्र जो है वो आसानी से ले सकते हैं। कृषि कल्याण अभियान फेज 3 के तहत 28 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जानी है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व में जिले में जीविका समूह को जो है 19 कृषि यंत्र बैंक के अनुदान की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब इसे 19 से बढ़ाकर 28 कर दिया गया है। कृषि यंत्र बैंक में ट्रैक्टर के साथ खेत जुताई, बुआई, थ्रेसिंग यंत्र, छोटे छोटे जो यंत्र है वो शामिल है और जो छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। फसल अवशेष प्रबंधन, जलवायु से संबंधित यंत्र भी यहाँ से किसान ले सकते हैं। कृषि यंत्र बैंक की स्थापना से किसानों को उन्नत तकनीक की खेती करने की मदद मिलेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। आर्थिक तंगी की वजह से छोटे किसान महंगे कृषि संयंत्र नहीं खरीद पाते थे, लेकिन अब छोटे किसानों के लिए ये काफी मुफीद रहेगा। कृषि यंत्र की यांत्रिकरण को बढ़ावा मिलेगा, गरीब किसानों की उपज में वृद्धि होगी और इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बढ़ेगी। और महामारी के दौर में टेलीमेडिसिन सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति बनकर उभरा है। टेलीमेडिसिन सेवा के अंतर्गत जहां देश में सरकार द्वारा राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की गई, वहीं देश में स्थानीय स्तर पर भी आम लोगों ने भी अपने चिकित्सकों के साथ टेलीमेडिसिन सर्विस के माध्यम से सुविधाएं हासिल की और अपने रोगों से उन्हें निजात मिली है। महामारी के दौर में एक और इंसान मुसीबत झेलता है तो दूसरी ओर उसका समाधान भी निकाल लेता है। टेलीमेडिसिन सेवा कोरोना के समय का वही समाधान है जिसमें मरीज और डॉक्टर के बीच बिना किसी व्यक्तिगत संपर्क के मोबाइल के जरिए इलाज आसानी से हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने सैकड़ों ऑनलाइन ओपीडी के जरिए लाखों परामर्श पूरा करके एक आश्चर्यजनक काम किया है। वर्तमान में ये राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है, जिससे देश में डिजिटल स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। पेंडेमिक की स्थिति में डॉक्टर के पास प्रत्यक्ष जाना ना पड़े, वो घर में ही बैठ के, एजेड लोग हो, उम्र वाले लोग हो, वो अपने घर में बैठ के ही डायरेक्ट ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले सके। सभी स्टेट के साथ मैंने प्रत्यक्ष बात की है। देश में कुल मिला के 3000 से ज़्यादा आज हब बन चुका है, वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं और जो डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठा है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। इस टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में बताते हुए डॉक्टर बताते हैं कि इस सिस्टम से जहां हॉस्पिटल में भीड़ नहीं बढ़ती, वहीं मरीज को भी आसानी से इलाज मिल रहा है। इतनी भीड़ नहीं लगेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हॉस्पिटल्स में लोग पैनिक होके
तुरंत क्लिनिक्स हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक वहाँ पे भीड़ लगनी चालू हो जाती है जिससे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, पैरामेडिक्स परेशान होते हैं, मरीज भी परेशान होता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितने माइल्ड केसेस हैं वो टेलीमेडिसिन पे ही डॉक्टर से एडवाइस लें, प्रिस्क्राइब करें। भारत सरकार की टेलीमेडिसिन संबंधी पहल संपर्क रहित, जोखिम मुक्त और सुरक्षित परामर्श बहुत ही कम समय में भारत सरकार की एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने डिजिटल स्वास्थ्य के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच मौजूदा अंतर को पाटकर भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहयोग देना शुरू कर दिया है। ये सेवा माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को भी दूर कर रही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप ई संजीवनी देश में डिजिटल स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। इस सेवा के जरिए सीधा स्वास्थ्य लाभ ले चुके आगरा के शिक्षक मुकेश कुमार बताते हैं कि जब उन्हें कोरोना हुआ था तब इसी टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए नोएडा के सीनियर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन हासिल कर अपना इलाज किया था। टेलीमेडिसिन के सहारे मैंने डॉक्टरों को कंसल्ट किया, उनसे सलाह ली तथा अपनी दवा को भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया। तो इस प्रकार से मैंने टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ किया। बहुत ही कम समय में। और जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के थाना मंडी प्रखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में महिला अधिकारिता केंद्र महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। हस्तशिल्प विभाग के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को शॉल बनाने और कढ़ाई और हस्तशिल्प के अतिरिक्त दैनिक उपयोग की वस्तुओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई केंद्र चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत दूसरों पर आश्रित महिलाएं अपने क्षेत्र में स्वरोजगार करने का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्हें प्रशिक्षण और सभी प्रकार की सामग्रियां निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा मासिक वेतन भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। ये पहाड़ी इलाका है, ये दूर दराज का इलाका है और गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली है ये लड़कियों को आगे लाने की। और घरों में बैठी हुई थी ऐसे ही, इसलिए लड़कियों को आगे लाने की स्कीम निकाली है। जो कुछ लड़कियां सीख के अपना काम कर रही है, घर की भी रोजी रोटी कमा रही है और ये सारा काम कर रही है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उनने ऐसी स्कीम निकाली है। बहुत सारी लड़कियां सीख रही हैं क्योंकि वो ऐसे बेकार घर में ना बैठ सकें, आगे जाके कुछ काम करें। बहुत सारी लड़कियां आ भी रही है, अभी 20-25 यहाँ पे है भी जो सीख रही हैं। तो बहुत अच्छे से सेंटर चल रहा है। कई लड़कियां सीख के भी अपने अपने घरों में सेंटर खोले हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे सिखा भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ये दिया है करने के लिए। ये सेंटर की वजह से अपने पाँव पे खड़ी हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। तो अच्छा है ये सिस्टम पूरा गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम अच्छी है। लड़कियों ने ऐसा एक अपना काम जो कर रही हैं तो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। सभी लड़कियां बहुत शौक़ है इनको काम करने का और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम भी इनको सिखा रहे हैं और उनका हेल्प कर रहे हैं कि आप काम करो। अभी तो हम इनकी इनिशियल ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद इनको काम देंगे, फिर ये शाल निकालेंगे। तो शाल निकालने के बाद फिर जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इनको लोन मिलेगा। तो ये डिपार्टमेंट ने, हमारे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा है इनको, उनके लिए बहुत बड़ा ये इनाम है। तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और बात करते हैं बदलते मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 से 20 जनवरी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की संभावना है।
मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि रविवार से शुरू होकर एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभों से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र प्रभावित होगा। चक्रवाती हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण कोंकण और पड़ोस में चक्रवाती हवा औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 2.1 किलोमीटर के बीच चलती देखी गई है। 18 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि 17 जनवरी तक तटीय आंध्र प्रदेश में और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और माहे में छिटपुट या मध्यम वर्षा होगी। और इस बीच उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियां भी देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण रात में ट्रेनें धीमी गति से चलाई जा रही हैं। इसके चलते ट्रेनों को स्टेशन पर पहुंचने में देरी हो रही है। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 6,16,750 टन ही रहा था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 30 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 39 लाख 81 हजार हेक्टेयर रहा था। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की बेगू मंडी में 14 जनवरी को गेहूं का भाव था 2070 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2070 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जनवरी को धारा गेहूं का भाव रहा 1970 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1975 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जनवरी को धारा गेहूं 1985 रुपए पर बिका, जबकि कर्मी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को धारा गेहूं का भाव था 1885 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 1890 रुपए पर हुए। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7
जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरह बढ़ रहा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग दोगुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि रबी तिलहन फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुआई 16,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,650 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,680 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह इलाहाबाद मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को सरसों का भाव था 7,255 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 45 रुपए चढ़कर 7,300 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद की मंडी की बात करें तो बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जनवरी को सरसों 7,550 रुपए पर बिकी। इसी तरह करवी मंडी में 14 जनवरी को सरसों का भाव था 6,840 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,840 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि मुजफ्फरनगर की मंडी में सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 14 जनवरी को सरसों का भाव था 7,320 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 15 रुपए उठकर 7,335 रुपए पर हुए। कुल तिलहन की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। खेती किसानी के अलावा जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 जनवरी तक बंद किए गए थे। पहले राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए स्कूल बंद किए गए थे, जिसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का कदम उठाया था। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 2,135 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 828 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले 653 मामले अब महाराष्ट्र में सामने आए, जबकि दिल्ली में अब तक 464 मामले सामने आए। केरल में ओमिक्रॉन से 185 लोग संक्रमित हुए। वहीं राजस्थान में 174, गुजरात में 154, तमिलनाडु में 121 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 156 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके की खुराक दी गई। बीते दिन देश भर में 66,21,396 कोविड टीकों की खुराक दी गई। आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो चुका है और करीब 70% पात्र जनता को कोरोना की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में चुनाव की तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आयोग से कहा है कि 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक बनारस में गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों में तमाम दलित समुदाय के लोग शामिल होना चाहते हैं, लिहाजा चुनाव की तारीख 1 हफ्ते और आगे बढ़ा दी जाए। पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी महासचिव को आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया। आरोप है कि पार्टी ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल रैली और संवाददाता सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की थी। निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। चुनाव आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पहली सूची में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 50 लाख रुपए से अधिक के कथित रिश्वत मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गेल के निदेशक ES रंगनाथन के खिलाफ मामला दर्ज किया और कथित बिचौलिए तथा कारोबारियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कथित रिश्वत का मामला महारत्न कंपनी द्वारा विपणन किए जाने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों को छूट देने से संबंधित है। हैदराबाद स्थित सिकंदराबाद क्लब में तड़के लगी आग से में पूरा क्लब जलकर राख हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की घटना रविवार सुबह 3 बजे के करीब हुई। मौके पर दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटना में 20 करोड़ रुपए की क्लब की संपत्ति को नुकसान होने का अनुमान है। शनिवार को मकर संक्रांति होने के कारण क्लब बंद था। इस कारण बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है और इस क्लब का निर्माण 1878 में किया गया था। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।